हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे दो खास सहयोगी हमारे साथ हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश खंडूरी और साथ हैं हमारे दीपक तिवारी भी। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल राकेश खंडूरी जी यही से शुरू करते हैं। आखिर मेजर साहब वीरभद्र सिंह को मेजर साहब की वापसी कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? वीरभद्र सिंह जानते हैं, मुझे लगता है कि हिमाचल में जितना धुर विरोध इन दोनों के बीच रहा है, जिस तरीके का विरोध रहा है, हिमाचल की सियासत में ऐसा विरोध नहीं देखा गया है कभी। ऐसे में वीरभद्र सिंह को वापस क्यों मेजर को लाना पड़ा? देखिए आशीष, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि मेजर मनकोटिया जो है, जब 2007 में जब ये पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया तो आपको मालूम होगा कि मंत्रिमंडल का डाउन साइज का एक प्रोसेस चला था। हाँ, कि छोटा किया जाना चाहिए था। तो उस समय मेजर मनकोटिया मंत्री थे वीरभद्र की कैबिनेट में, और उनकी उस डाउन साइजिंग में जो गाज गिरी वो मेजर मनकोटिया पर गिरी। और मनकोटिया जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए वीरभद्र सिंह के, और उन्होंने उस समय तय कर लिया कि अब मैं मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं, उनको चैन से नहीं बैठने दूंगा, और उन्होंने उनके खिलाफ बिल्कुल एक मोर्चा खोल दिया था। लेकिन वो फिर भी वो बयानबाजी करते थे, लेकिन संगठन के तौर पर एक खास तबका जो वीरभद्र विरोधी खेमा था, उसका पूरा सपोर्ट जो है मेजर मनकोटिया को होता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब खाई उनके संबंधों की खाई बढ़ती चली गई, तो उसके बाद फिर मेजर मनकोटिया बिल्कुल उन्होंने एक हमीरपुर में जो एक उपचुनाव हुआ, संसदीय उपचुनाव हुआ, उसमें मनकोटिया ने एक सीडी जारी कर दी। हाँ, और जब सीडी जैसी जारी की तो वो सीडी में सीधे सीधे वीरभद्र सिंह निशाने पर थे उनके, और उसमें जो सीडी के कारण ही, उसी सीडी प्रकरण के कारण ही वीरभद्र सिंह को केंद्रीय कैबिनेट से बाहर होना पड़ा। तो वही एक सीडी जो कांड हुआ, उसके बाद मेजर मनकोटिया को पार्टी से बिल्कुल बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और मनकोटिया अहम भूमिका वीरभद्र सिंह की थी। निश्चित तौर पर उनका जो मनकोटिया का जो संबंध जो खराब हुए, वो वीरभद्र सिंह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे उस समय की राजनीति में। देखिए, राजनीति बड़ी बिल्कुल निश्चित तौर पर अवसरवादिता का दूसरा नाम है। और वीरभद्र सिंह एक बड़ा कद है कांग्रेस का, और मुझे लगता है कि तमाम पत्ते, सभी पत्ते में शायद नहीं दावा कर सकता, लेकिन तमाम पत्ते अगर कांग्रेस में डोलते हैं तो वीरभद्र सिंह से पूछकर ही डोलते हैं। निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, हिमाचल प्रदेश में केंद्र की राजनीति में भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हिमाचल में कांग्रेस का प्राय वीरभद्र सिंह है। देखिए, इन तमाम प्रतिकूल हालातों के बावजूद वीरभद्र सिंह को पार्टी की कमान देने का साहस हाईकमान ने किया। तो इसका मतलब वो जानता है कि वो जनाधार वाले नेता हैं, और वही ऐसा व्यक्ति हैं, वो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की सत्ता में वापसी करा सकते हैं, वरना किसी भी नेता में इतना दमखम नहीं है। निश्चित तौर पर बड़े नेता के तौर पर आनंद शर्मा को भी देखा जाता है, लेकिन आनंद शर्मा को केंद्र में बहुत मजबूत नेता के रूप में आप देखेंगे। लेकिन स्टेट की जो प्रांतीय जो राजनीति है, प्रांतीय राजनीति में उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। निश्चित तौर पर एक टीम उन्होंने बनाई है वहां पर, लेकिन कुल मिलाकर वीरभद्र सिंह ही कांग्रेस के वहां पर आए हैं, और वीरभद्र सिंह क्यों पर ही हाईकमान ने दांव खेला। वीरभद्र क्यों लेकर आ रहे हैं आखिर मनकोटिया को? क्या लगता है? वीरभद्र को लाने के सबसे बड़ा कारण देखिए यह है कि कांग्रेस को यह पूरी तरह से मालूम है कि इस चुनाव में, क्योंकि उनका चेहरा वीरभद्र सिंह है, और उस चेहरे पर जो दाग है, जिसको दाग माना जाएगा, सीडी कांड में वीरभद्र सिंह को कोर्ट के जब फैसला आया तो उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा, और वही वीरभद्र सिंह आज मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं। तो बीजेपी निश्चित तौर पर सीडी वाला जो प्रकरण है, उसको वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इशू बनाएगी। हालांकि वो कोर्ट में मामला है, लेकिन वो निश्चित तौर पर उसको इशू बनाएगी। इससे पहले कि वो इसको इशू बनाए, उसके सूत्रधार को ही पार्टी ने घेर लिया, अपने साथ वो ले आए। तो निश्चित तौर पर इससे थोड़ा सा जो उन पर हमले बोले जाएंगे, उन हमलों की धार को थोड़ा कुंद करने की कोशिश की गई है। तो और दूसरी बात है कि शाहपुर सीट कांग्रेस हारी थी, और अब उसी सीट से ये लड़ते थे विजय मनकोटिया, वापसी करेंगे उस सीट पर। और मुझे लगता है कि पार्टी को दोहरा लाभ होगा। मनकोटिया की अपनी विधानसभा सीट में बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छा उनका जनाधार है, और कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा, पार्टी को भी फायदा होगा। पार्टी एक तीर से दो निशाने साध रही है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या लगता है आपको? मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती दीपक, मुझे लगता है जहां तक कि केंद्र में जो कुछ भी चल रहा है, कांग्रेस एक आत्मविश्वास में है कि हम तमाम जगहों पर, चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं गुजरात और हिमाचल में बेहद जल्द, और 2014 में आम चुनाव होने में हैं, ऐसे में कांग्रेस हर
वो कोशिश करना चाहती है, इसे हम कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, हर वो नीति अपनाना चाहती है ताकि कम से कम जनता के बीच ये मैसेज जाए कि अभी भी कांग्रेस जिंदा है, किस तरीके से वो फाइट कर सकती है। ये मैसेज देने के लिए ही इस तरीके से सीडी कांड, चूंकि खंडूरी जी ने भी उसका जिक्र किया कि सीडी कांड की वजह से ही वीरभद्र सिंह को केंद्र की सत्ता से भी लौटना पड़ा था, वहां से उन्हें वापस आना पड़ा था। ऐसे में वीरभद्र सिंह ने खुद उस सूत्रधार को अपने पास ले आए हैं। यकीनन मुझे नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस आला कमान को ये जानकारी नहीं होगी। कांग्रेस आला कमान को भी ये पता होगा कि मेजर मनकोटिया कौन है और उनकी वापसी कराने का मतलब क्या है। ये सब कुछ कांग्रेस आला कमान शायद इसीलिए कर रहा है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर पहले तो केंद्र के माहौल की अगर बात करें, जो कुछ केंद्र में हो रहा है और अभी की जो परिस्थितियां निश्चित तौर पर, और खासतौर पर हिमाचल चुनाव को लेकर इसको हम जोड़ के देखते हैं तो ज्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि वीरभद्र सिंह बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, तकरीबन 16 साल तक वहां पर मुख्यमंत्री वो रहे हैं। तो देखते हैं हम कि केंद्रीय मंत्री यहाँ पर थे, इस बार कांग्रेस सरकार हिमाचल में नहीं थी, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री थे। अंदाजा लगाया सकता है उनको कहते हैं कि जब स्टेट में वहां पर वो लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए तो उनको केंद्र में पद दिया गया। लेकिन उसके बाद सीडी कांड में जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय थे, उन पर जो आरोप लगे थे मनकोटिया की हम बात करें, सीडी जारी की थी, उसको लेकर फाइनली उन्हें इस्तीफा देना पड़ा जब कोर्ट में ये मामला आया। तो अभी स्थिति हम ये देखते हैं कि वीरभद्र सिंह अगर कहीं पर भी मजबूत होते हैं तो सबसे बड़ा उन पर यही आरोप था कि आपको केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा इसी वजह से देना पड़ा क्योंकि सीडी प्रकरण में आपका नाम आया, आपके खिलाफ वहां पर मामला दर्ज हुआ। तो निश्चित तौर पर वीरभद्र तो लंबे समय से इस जुगाड़ में लगे ही थे, किसी भी तरीके से मनकोटिया को मनाया जाए और वो सारी चीजें सामने लाई जाए और भाजपा के मंसूबों पर कम से कम पानी फेरा जाए। और जिस तरीके से उनकी छवि वहां पर धूमिल हो रही है और एक ऐसे वक्त पर जब वहां पर चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है शायद उनके लिहाज से, क्योंकि जैसा उन्होंने दावा किया था कि हम लोग यहाँ पर सरकार बनाएंगे और भाजपा के भ्रष्टाचारों को उन्होंने सामने लाने की कोशिश की थी, तो उनको लगता था कि शायद हिमाचल में हम लोग एक बार फिर से वापसी हिमाचल का ट्रेंड भी रहा है कि एक बार बीजेपी तो फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, कांग्रेस से ट्रेंड सा रहा है। शायद इसी वजह से उनको ज्यादा उम्मीद थी, ज्यादा कांग्रेस आलाकमान को भी शायद ये बात समझ में आ गई थी कि वाकई में कहीं ना कहीं हिमाचल का जो अभी तक की रवायत रही है कि पहले भाजपा रही है फिर कांग्रेस रही है, यानी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर हावी रहा है। और इस बार भाजपा के कई नेता मुख्यमंत्री धूमल के सहित भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, तो निश्चित तौर पर हो सकता है केंद्र में जो माहौल बन रहा है शायद उसका असर यहाँ पर उतना ज्यादा ना पड़ पाए, क्योंकि वाकई में हम भी देखेंगे अगर विधानसभा चुनाव में और आम चुनाव में काफी फर्क होता है और स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर व्यक्ति वही देखता है कि उनके स्टेट में कितना काम हुआ है, वहां के जो नेता है उन्होंने कितना काम किया है। और अभी की स्थिति हम हिमाचल की देखते हैं तो भाजपा के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हैं और ऐसी स्थिति में कांग्रेस जब पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर वापसी करने की, तो निश्चित तौर पर शायद इसी को लेकर मनकोटिया की यहाँ पर वापसी हुई है और काफी पहले से ताना बाना बुना जा रहा है मुझे लगता था, और ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव का ही इंतजार इसके लिए किया जा रहा है। क्या खंडूरी जी भी इसका जिक्र कर रहे थे, क्या आपको लगता है अगर वीरभद्र सिंह के ऊपर जो ये बदनुमा धब्बा लगा हुआ है, अगर मनकोटिया आ जाते हैं वापस, मेजर मनकोटिया वापस आ जाते हैं, तो क्या इतनी आसानी से धुल जाएगा ये? नहीं, देखिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक आरोप अगर आपके ऊपर लगता है कि ताकत टूटता है तो गांठ तो उसमें पड़ी जाती है, नहीं जाहिर सी बात है उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तो उसके पीछे कोई कुछ एक वजह रही होंगी और जो वजह सीडी प्रकरण ही था। भले ही वो मनकोटिया को वापस लेके आ गए हों, आज वो उनके दोस्त हो गए हों, जैसा खंडूरी जी ने बोला कि ना कोई स्थायी दोस्त होता है राजनीति में, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। और सबसे बड़ी चीज लॉयल्टी है कि राजनीति में आप अपने नेता के प्रति कितने लॉयल हो, क्योंकि जब वीरभद्र सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार उस वक्त किया था तो इनको किनारे कर दिया था, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये वीरभद्र सिंह यानी कि अपने मुखिया के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति लॉयल नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से इनकी छुट्टी कर दी गई। किसी और मंत्री में उस वक्त लग रहा था कि ये हताशा में तमाम सीडी जारी करना और जो बयान भी आए थे मनकोटिया के, मैंने इससे पहले हो सकता है मनकोटिया का भी कुछ वजह इसके पीछे रही हो जिस वजह से वीरभद्र सिंह ने और मंत्रियों को ना चुनकर, मनकोटिया भी उन मंत्रियों में शामिल थे जिनकी मंत्रिमंडल छुट्टी की गई थी, यानी कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह के खासम खास माने जाते थे, उनको खुद ही उन्होंने हटा दिया, तो निश्चित तौर पर वो लॉयल नहीं रहे होंगे उनके लिए। लेकिन उसके बाद जो सारा कुछ प्रकरण हमने देखा जो राजनीति में आमतौर पर होता है, जब व्यक्ति पार्टी से बाहर जाता है तो तमाम तरह के हथगंडे अपनाता है और जिस पार्टी को छोड़ता है, जिस पार्टी में पहले वो होता है सालों तक, कल तक जिससे गुणगान कर रहा होता है, उसी के आज वो विरोध वहां पर कर रहा होता है। और इस केस में भी हमने ऐसा ही देखा, तो कहीं ना कहीं वीरभद्र ने कोशिश पूरी की है कि इसको लाकर अपने पर जो दाग लगे उनको धोने की कोशिश की जाए और मनकोटिया के जरिए ये बात कहलवाई जाए कि मैंने हताशा में आकर और जानबूझकर ऐसा आरोप लगाए थे और इस सीडी को जारी करवाया था, क्योंकि मुझे इस बात का कहीं ना कहीं डर था कि मुझे मंत्रिमंडल से हटाया। शायद वीरभद्र ये कोशिश जरूर कर रहे हो, लेकिन जनता इतनी आसानी से सारी चीजों को नहीं भूलेगी। बात खंडूरी जी, वहां आपने कई साल आपने देखा है, शिमला और तमाम हिमाचल के तमाम इलाकों में आपने देखा है, हिमाचल का जो वोटर है वो बेहद जागरूक वोटर माना जाता है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अगर दरकिनार करें तो एक ये ट्रेंड सा दिखता है कि हिमाचल का वोटर हर पार्टी को उतना ही महत्व देता है, वो हर बार देखता है कि आप में कितना दम है, आप दिखाइए हमें, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे में आपने करीब से देखा है हिमाचल को, क्या आप मानते हैं, जो सवाल मेरा दीपक से था वही आपसे भी है, मेजर विजय मनकोटिया जब वापस आते हैं, वीरभद्र सिंह के साथ गलबहियां डाल के खड़े होते हैं, तो आपको उम्मीद है कि मेजर जब कहेंगे तो अब लोग
उस चीज को भूल जाएंगे कि जो धब्बे, जो काला दाग वीरभद्र सिंह पे मनकोटिया ने लगाया था, इससे मनकोटिया की भी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेगा। दोनों दो बातें हैं खंडूरी जी। देखिए आशीष की जहाँ तक मनकोटिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठने की बात है, तो मनकोटिया शाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रदेश में तो चुनाव पूरा लड़ना नहीं है सभी सीटों पर, और वहाँ उनका अपना एक जनाधार है। अगर पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है तो निश्चित तौर पर वो भाजपा के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन सकते हैं। लेकिन हमीरपुर का याद रखें, हमीरपुर संसदीय उपचुनाव में 2007 में मनकोटिया, हमीरपुर संसदीय उपचुनाव में तो वो बहुत कमजोर प्रत्याशी थे। वो उतने बड़े कद के नेता नहीं है कि वो संसदीय चुनाव में लड़े, और उसके लिए वीरभद्र सिंह जैसे बड़े वहां पर वो हार गए थे। वहाँ वो हार गए थे। और हमीरपुर जो है, पूर्व जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार धूमल, उनका गढ़ है, उनका गृह जनपद है, वहाँ उन्हीं की चलती है, उन्हीं की तूती बोलती है। तो जहाँ तक वीरभद्र सिंह की बात है कि इस सीडी के आने, मतलब मेजर मनकोटिया के कांग्रेस में आने से पार्टी को जो जनता के बीच में एक संदेश जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल की राजनीति जो है, उसका जो वोटर है वो सीधे सीधे दो भागों में विभक्त है। एक बीजेपी आइडियोलॉजी का है और दूसरा कांग्रेस आइडियोलॉजी का। होता यह है कि जब कांग्रेस या बीजेपी के प्रत्याशियों की हार का मुख्य कारण होता है पार्टी में भीतरघात। जब जब गुटबाजी ज्यादा होती है पार्टी में, जितनी ज्यादा गुटबाजी पार्टी में होगी, नतीजे उतने प्रतिकूल आपको दिखाई देंगे। तो इस समय जो कांग्रेस है, कांग्रेस में पूरी कोशिश हो रही है कि गुटबाजी किसी तरह से कम हो। जितने ज्यादा कम खेमे होंगे उतना ज्यादा उनको लाभ होगा। लेकिन अभी भी वहां पर कांग्रेस की स्थिति बहुत सामान्य नहीं दिखाई देती है। आप देखिए कि कौल सिंह ठाकुर कभी वीरभद्र सिंह के बहुत बड़े सिपासलार होते थे, बड़ा ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला है वहाँ कि वीरभद्र सिंह बनाम विद्या स्टोक्स ये होता था। लेकिन आज देखिए आप ड्रामा कि विद्या स्टोक्स आज वीरभद्र सिंह के साथ खड़ी हो गई है। फिर दूसरी बात हम दो धड़े मानते थे कभी। और आशा कुमारी जो पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं और बहुत वफादार मानी जाती हैं, वीरभद्र सिंह की मानी जाती रही हैं, लेकिन आज वो कौल सिंह ठाकुर जो प्रदेश उनके साथ खड़ी हो गई हैं। तो बड़ा ही मतलब बिल्कुल समीकरण कुछ उलटफेर दिखाई दे रहे हैं, और यही वो कारण है जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है। अगर ये खेमेबाजी जो दूसरा खेमा है, वो निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह के सामने बहुत बड़ा कद उन लोगों का नहीं है। वीरभद्र सिंह के प्रभाव मंडल के सामने सब फीके नजर आते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो अपने स्तर पर कोई ऐसा प्रयास करते हैं जहां अपने दावेदारों के लिए टिकट की दावेदारी करते हैं, कुछ लोगों को टिकट भी दिलाते हैं, तो वहां पर निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह के 42 लोग बिल्कुल लिस्ट तैयार हैं। उन लोगों को टिकट मिले ना मिले, उन्होंने चुनाव लड़ने ही लड़ने हैं। और जब कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और वीरभद्र सिंह का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, तो नुकसान ऐसा भी हो सकता है, बीजेपी को फायदा ऐसा भी हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है। अगर कांग्रेस का अलग लड़े और वीरभद्र सिंह का कैंडिडेट अलग लड़े। बिल्कुल पिछले चुनाव में कई बार ऐसा देखा गया कि वीरभद्र सिंह के लोगों ने चुनाव लड़े, कुछ जीते भी, कुछ निर्दलीय जीतकर भी आए, और कुछ लोग हारे भी। तो मेरा अपना मानना है कि जिस पार्टी में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों में जितना कम भीतरघात होगा उस पार्टी को उतना ही फायदा होगा। ठीक है, आप कहते हैं एक बड़ा सवाल है यहाँ पर दीपक, क्या आपको लगता है, खंडूरी जी ने भी इसकी एक चर्चा की कि बीजेपी के हाथ से एक मुद्दा छूट गया, हालांकि ये पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करती इस बार। क्या बीजेपी के हाथ से एक मुद्दा छूट गया है? नहीं, देखिए मुझे जो लगता है कि जहाँ तक सीडी प्रकरण वाली बात है, निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था उस मुद्दे को लेकर। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर था कि एक ऐसे व्यक्ति को आप कम से कम वोट ना दें, ऐसे व्यक्ति की पार्टी को कम से कम वोट ना दें जो इस पूरे प्रकरण में घिरा हुआ है, जिसको केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा हो। लेकिन मुझे आशीष जो लगता है कि फिलहाल अभी की जो देश का सिनेरियो बना हुआ है, हालांकि मैंने पहले ही बोला कि आम चुनाव और विधानसभा चुनाव बहुत फर्क होता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बीजेपी के पास अभी मुद्दों की कमी नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी ने आज भी ऐलान किया है कि 10 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक वो देश भर में कांग्रेस के भ्रष्टाचार केंद्र में जितने भी हुए हैं सबको जनता के सामने लेकर कांग्रेस भी तो डैमेज कंट्रोल कर रही है मेजर मनकोटिया को वापस लाकर। नहीं, देखिए मेजर मनकोटिया वापस जरूर आ रहे हैं पार्टी में, मुझे जो लगता है राजनीति में, और निश्चित तौर पर राजनीति में सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं। खंडूरी जी ने बोला कि शाहपुर में उनका अच्छा खासा जनाधार है और वहां से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जीतने की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उनकी जो क्रेडिबिलिटी जो आपने पहले बात की थी, निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति अगर लगातार पार्टियां चेंज करता है, पहले एक दल में जाता है, जब उस दल को छोड़ता है तो उस पर आरोप लगाता है, उसके मुखिया पर आरोप लगाता है और उसके बाद वापस उसी पार्टी में आता है। देखिए
कहीं ना कहीं सारी चीजें मैटर तो करती हैं। और हिमाचल एक ऐसा प्रदेश जहां पर पोलिंग अच्छी होती है, परसेंटेज शिक्षित वर्ग जहां पर अच्छा खासा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से इस चीज को भूलेंगे और इन चीजों को आसानी, मतलब ये ना समझे कि लोग हमें ये नेता आपस में मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसी स्थितियां बनती दिख रही। वीरभद्र सिंह शायद ये चाह रहे हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वाकई में मनकोटिया को वापस ले आऊंगा तो मेरे पर लगे दाग धुल जाएंगे। इतना आसान ये नहीं है। और जहां तक भाजपा के पास मुद्दों की कमी की बात है, भाजपा के पास भले ही भाजपा खुद भ्रष्टाचार के आरोप से वहां पर घिरी हुई है, और जैसा हमने देखा धूमल सरकार के विकास कार्य गिनाने के बजाय भविष्य की योजनाएं गिनाने में ज्यादा मशगूल है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा अभी जो भाजपा की जो बैठक हुई थी सूरजकुंड में राष्ट्रीय कार्य समिति की, वहां पर भी तय किया गया था कि वो लोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ देश भर में जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से पहला चुनाव उसके बाद से अभी आया हिमाचल और गुजरात का, तो भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है कि इन दोनों चुनाव में कैसे भी अपनी कुर्सी वहां पर बरकरार रखी जाए, सत्ता में वो लोग वहां पर रिपीट करें उन मुद्दों को लेकर। तो स्टेट का मुद्दा रहेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि 60 या 40% का रेशियो हम ले सकते हैं। 40% हो सकता है स्टेट के जो मुद्दे हैं वो रहेंगे, लेकिन 60% केंद्र के मुद्दे वहां पर हावी रहेंगे। और जो हिमाचल का सिनेरियो देखते हैं, जैसे मैंने पहले बोला पोलिंग अच्छी होती है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर इसका फर्क वहां पर हमें देखने को मिलेगा। और ये नहीं कह सकते कि हम भाजपा को पूरा फायदा इसका मिल जाएगा, क्योंकि स्टेट के मुद्दे कितने हावी रहते हैं। हालांकि 60-40 का रेशियो हम मान सकते हैं शुरुआती तौर पर, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आएंगी वैसे वैसे कई और चीजें सामने निकल कर आएंगी। और वैसे वैसे क्योंकि मतदान के बीच जितना कन्वेंसिंग वहां पर होती है, जितना प्रचार होता है इन सभी मुद्दों को लेकर, लेकिन जब मतदाता घर से वोट देने के लिए निकलता है तो उन सारी चीजों को मेरे ख्याल से दिमाग में तो रखता है, लेकिन वोट देते समय उन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं करता, अपने मन से, अपने विवेक से वहां पर वोट देता है। तो देखना यह होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। क्या स्टेट में जिस सरकार ने भ्रष्टाचार किया उस सरकार को वापस सत्ता में लाना चाहते हैं? क्या एक ऐसी सरकार जो केंद्र में है, क्या उस सरकार को यहां पर दोबारा वापस आना चाहिए? क्योंकि इससे पहले वीरभद्र सिंह पर पहले भी आरोप लगे उस सरकार पर। तो तय जनता को करना है कि जब दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं, दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगे, तो ऐसी स्थिति में हिमाचल में हमारा उनके पास तीसरा विकल्प भी कोई नहीं है। तो देखना ये हो कि दोनों में से वो किसको चुनते हैं, कम भ्रष्टाचारी को या ज्यादा भ्रष्टाचारी को, क्योंकि दूसरा विकल्प मुझे लगता नहीं, तीसरा कोई विकल्प उनके पास है। यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक की वापसी होनी ये तय है। अब लेकिन यह है कि थोड़ा कोई कम भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है। खंडूरी जी, दीपक कह रहे हैं कि कम या ज्यादा भ्रष्टाचारी तो हर तरीके से आएंगे। प्रेम कुमार धूमल और उनके मंत्रियों पर भी आरोप लगे हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई अपने दर्शकों को, जिसमें अब यह साफ हो गया है कि बीजेपी भी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। बीजेपी में भी एक दरार नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस भी उसी बीमारी से ग्रस्त है और कांग्रेस इस बीमारी से पार पाने के लिए तमाम दवाएं भी कर रही है, वो जितने भी आसन कर सकती है कर भी रही है। मेजर मनकोटिया हो, उनको वापस लेकर आ रही है, तमाम ऐसे डैमेज कंट्रोल की कवायद चल रही है। लेकिन बीजेपी को क्या आप मानते हैं? बीजेपी क्या सुरक्षित है? बीजेपी ठीक है, दीपक कहते हैं कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार जो केंद्र में है उसको भुनाएगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी का अपना दामन भी पाक साफ नहीं है। धूमल हो चाहे उनके मंत्री हो, सभी पे चीटे लगे हैं। अब जबकि धूमल और शांता कुमार दोनों बेहद कद्दावर नेता हैं, धूमल भी और शांता कुमार भी। प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री हैं, शांता कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और एक सीट के लिए ये महज मुद्दा एक सीट का नहीं है, ये पूरी हिमाचल की बीजेपी का मुद्दा है कि यहां पर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार ऐसे इन मुद्दों पर आमने सामने, बीजेपी को क्या नुकसान हो रहा है इससे? देखिए आशीष, मैं बता रहा था, अभी मैंने फिर बोला था कि पार्टी वही जीतने की संभावनाएं उसी पार्टी की रहेंगी जहां भीतरघात कम होगा और जहां गुटबाजी किसी में ऐसा है नहीं। और देखिए कि दोनों ही पार्टियों में इस समय गुटबाजी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, चरम पर आ गई। आप देखिए कि शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ये चिर प्रतिद्वंदी हैं, पार्टी में रहे हैं। शांता कुमार के जो का खेमा है वो धीरे धीरे, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम कुमार धूमल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपना जो जनाधार है, अपनी जो टीम है उसको बहुत अच्छा उन्होंने काम किया उस पर। और शांता कुमार के लोगों को एक एक करके उन्होंने हाशिए पर धकेला। चाहे वो कैबिनेट, अपनी जो कैबिनेट बनाते थे वो बनाई उन्होंने, तो कैबिनेट में शांता कुमार के लोगों को बिल्कुल एक तरफ कर दिया, उन लोगों को जगह नहीं दी कैबिनेट में। और ये बात हमेशा शांता कुमार को चुभती रही है। लेकिन शांता कुमार क्योंकि केंद्र की राजनीति में भी रहे हैं और बहुत पुराने जनसंघ के जमाने के नेता हैं, तो पार्टी ने कभी भी उनकी उपेक्षा भी नहीं की। शांता कुमार की अपनी बातें मानी जाती हैं, लेकिन शांता कुमार की सबसे बड़ी जो मैं बताऊं कि कमजोरी है, जो मुझे कमजोरी महसूस होती है और जो वहाँ के लोगों को भी महसूस होती है, कि शांता कुमार जो उनका अपना क्षेत्र है, कांगड़ा क्षेत्र जो है, उससे वो बाहर नहीं निकलते हैं। वो कांगड़ा की राजनीति में ही ज्यादा मशगूल रहते हैं, या तो राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हैं या वो कांगड़ा की राजनीति के मुद्दों पर बोलते हैं, कांगड़ा के मुद्दों पर बोलते हैं। इसीलिए उनकी जो पूरे प्रदेश में जो एक प्रदेश व्यापी छवि है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम हुई है। उसका लाभ प्रेम कुमार धूमल को मिला है। प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार, इन दोनों के बीच में जितने ज़्यादा मतभेद बनेंगे,
कम से कम मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर कांगड़ा में सीटों को लेकर ये ठीक। पार्टी हाईकमान को इस बात का इल्म था, इसीलिए उसने कांगड़ा से अधिकांश सीट टिकट शांता कुमार के कहने पर दी है। केवल एक सीट पर झगड़ा चल रहा है कि उस सीट पर रविंद्र रवि जो पहले पूर्व मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और धूमल के बहुत हनुमान माने जाते हैं, बिल्कुल बहुत करीबी माने जाते हैं। तो धूमल यहाँ पर समझौता नहीं करेंगे ऐसा लग भी नहीं रहा, और शांता कुमार भी समझौता करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि जो शांता कुमार के जो वफादार माने जाते हैं रमेश धवाला, उनको विकल्प दिया गया है कि वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ लें, लेकिन उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं लड़ूंगा तो मैं इसी सीट से लड़ूंगा। और इसी एक सीट के चक्कर में दोनों नेताओं के बीच में इतना जबरदस्त घमासान हो सकता है। एक चीज और मुझे नजर आती है, खंडूरी जी आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, शांता कुमार का आपने जिक्र किया, चूंकि शांता कुमार या तो केंद्र की राजनीति बोलते हैं या फिर कांगड़ा की राजनीति पर ही बोलते हैं, लेकिन इस बार शांता कुमार बेहद आक्रामक भी नजर आ रहे हैं और प्रेम कुमार धूमल से कहीं पीछे नहीं उन्हें नहीं ये मंजूर है कि वो कहीं पीछे रह जाएं। ऐसे में मुझे लगता है, ऐसा मुझे नहीं पता, शायद आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, आपसे भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि शांता कुमार इस बार जिस तरीके से आए हैं, सामने आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने दावेदार पेश किए हैं, अपने प्रत्याशी उन्होंने पेश किए हैं, ऐसे में वो समझौता करेंगे लगता नहीं है। निश्चित तौर पर इस सीट को लेकर मुझे लगता है कि पार्टी आलाकमान को इसमें दखल करना पड़ेगा और इस मामले को सुलझाना पड़ेगा, वरना इसका इफेक्ट दूसरी सीटों पर भी दिखाई दे सकता है आपको। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शांता कुमार की जो जिद है, जो शांता कुमार का जो हक है, वो कम से कम वो ये चाहते हैं कि कांगड़ा में कम से कम उनके हिसाब से तय हो कि कौन आदमी किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं टिकट देना चाहिए। वो धूमल का दखल कांगड़ा में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि कांगड़ा में जो भी उम्मीदवार हो उनकी इच्छा का हो। और रविंद्र रवि और उनके बीच में बहुत जबरदस्त 36 का आंकड़ा है। और शांता कुमार ने एक आरोप भी लगाया पिछले दिनों, एक अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने एक बाकायदा पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ एक हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किसी व्यक्ति ने किया है, वो उस विधायक और एक मंत्री ने किया है जो पिछले 12 सालों से राजनीति में है और भाजपा का आदमी है, विधायक है और पार्टी और टिकट के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इसका मतलब उनका इशारा सीधे सीधे रविंद्र रवि की तरफ था। तो आप देखिए उन दोनों के बीच में संबंध कितने खट्टे हैं और कितने कड़वे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शांता कुमार बैक होंगे, पीछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि रविंद्र रवि को का राजनीतिक पुनर्वास कराना भी धूमल के लिए बहुत जरूरी है। वो किसी भी सूरत में ये संदेश नहीं देना चाहेंगे पूरी राजनीति में कि वो जो उनका वफादार है वो उसको टिकट नहीं दिला पाए। तो दोनों ही नेताओं के बीच की जो अहंकार की लड़ाई है, ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, राकेश खंडूरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दीपक तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खंडूरी जी, ब्रेक पर जाने से पहले ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी भी अंतरकलह से जूझ रही है, धूमल और शांता कुमार आमने सामने हैं, बीजेपी को नुकसान हो रहा है, ये तो तय है, कांग्रेस को फायदा होगा इससे? निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ होगा। अगर मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जिस पार्टी में ज़्यादा अंतर्विरोध होगा, निश्चित तौर पर दूसरी पार्टी को उसका लाभ होगा। आप देखिए कि कांग्रेस, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में अंतर्विरोध नहीं है, कांग्रेस में भी बहुत भीषण अंतर्विरोध है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पाई है। हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है। और ये डेट लगातार एक्सटेंड हो रही है, आगे बढ़ रही है। आप देखिए आज भी 6 तारीख, आज बिल्कुल ये संभावना थी 30 दिन से भी कम का वक्त बचा, बिल्कुल आला कमान आज सारी सीटें घोषित कर देगा। बल्कि ये अभी तक तो 8 बजे तक ये सूचना थी कि करीब 47 टिकट जो है फाइनल हो चुके हैं उनके नाम, लेकिन अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर ये साफ देखा जा सकता है कि भले ही कांग्रेस में बाहरी तौर पर अभी कुछ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आंतरिक तौर पर बहुत ज़्यादा भीषण जो है संघर्ष चल रहा है टिकटों का। और आधे से ज़्यादा नेता जो टिकट के दावेदार हैं वो सब दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं और केंद्रीय नेताओं की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टिकटों को लेकर कितनी ज़्यादा घमासान मची है। दीपक, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या लगता है आपको, बीजेपी का ये जो घमासान है, अंतरकलह है बीजेपी की, कांग्रेस को कुछ फायदा तो जरूर पहुंचा रही होगी, आपको लगता है ऐसा? देखिए, अभी तक का जो सिनेरियो है, जहाँ तक वहाँ पे देखा हमने, हिमाचल की जो स्थिति हमने देखी है कि बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है, और वाकई में अभी की जो स्थिति बन रही है कि दोनों ही पार्टियों के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। बीजेपी ने वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में रहते हुए भ्रष्टाचार किया, तो कांग्रेस ने केंद्र में भ्रष्टाचार किया और वीरभद्र सिंह खुद इस्तीफा उनको देना पड़ा, भले ही अब वो
सीडी प्रकरण को भाजपा जो भुनाने की कोशिश कर रही है उसका कलंक धोने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अभी की अब स्थिति जो बनती मुझे जो लगता है हिमाचल की, कि वाकई में जो खंडूरी जी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो भीतरघात है वो सबसे बड़ा पॉइंट होगा, कि वाकई में जिस पार्टी में ज्यादा भीतरघात होगा वही यहाँ पर क्या कहते हैं हारेगी, और जिस पार्टी में भीतरघात कम होगा वो जीत सकती है। तो अभी क्या स्थिति है कि टिकटों का बंटवारे को लेकर ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इससे पार पा पाएगी। बिल्कुल आपने ठीक बोला। और अभी जब दोनों ही पार्टियां भ्रष्ट हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको आपस में वो लोग जूझेंगे। जैसे शांता कुमार के प्रेम कुमार धूमल की बात करते हैं, तो कांग्रेस में भले ही वीरभद्र सिंह एक नाम है, एक राय वहां पर हो, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं वहां पर भी गुटबाजी है, बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जब से वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने हैं, हम देखते हैं 83 के बाद से, तब से लेकर आज तक कोई दूसरा बड़ा नेता वहां पर कांग्रेस का सामने नहीं आ पाया, कहें कि वीरभद्र सिंह ने किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया। तो वाकई में देखा है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आक्रोश निश्चित तौर पर होगा, और यही शायद सबसे बड़ी वजह बन सकता है किसी पार्टी की हार की, यानी कि अपने ही नेता अपनी ही पार्टी को यहाँ पर हराने के में सबसे बड़े यहाँ पर साबित होंगे। और वैसे जब जनता की बात करें, जब उनके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ते में कांटे थोड़ा कम है, एक रास्ते में कांटे थोड़ा ज्यादा, यानी कि दोनों ही रास्तों पे कांटे बिछे हुए हैं, भ्रष्टाचार दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, तीसरा विकल्प उनके पास कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज तो मेरे को लगता है कि जनता जो चुनेगी, शायद इसने कम भ्रष्टाचार किया, लेकिन इसने काम तो कम से कम किया है। यानी कि भ्रष्टाचार करने के बाद भी जिस पार्टी ने वहां पर काम किया, हिमाचल के पूरे इतिहास को देखें तो हो सकता है कि एक पल को कुछ एक लोग वहां पर माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पार्टी जो जीतेगी उसके पीछे की वजह यही निकलेगी कि उस पार्टी में भीतरघात कितना कम है और आपस में नेताओं का तालमेल कितना अच्छा है। लेकिन राजनीति में हमने कभी ऐसा होता देखा नहीं है, चाहे कोई भी दल हो, छोटे से छोटा दल हो, बड़े से बड़ा दल हो, हर जगह हमने भीतरघात देखा, क्योंकि हर कोई जो सर्वोच्च कुर्सी आपकी बातों से दीपक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस में अंतरकलह कम है बीजेपी की तुलना में, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए कांग्रेस में टिकट अभी तक जारी नहीं हुए, इससे अंदाजा लगा वही मैं कहना चाह रहा था कि बिल्कुल भाई कांग्रेस ने अब तक टिकट नहीं जारी किए, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि अंतरकलह वहां कम है, बीजेपी की कमोबेश वहां भी है। कम या ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी की बस उजागर हो गई ये चीजें, क्योंकि शांता कुमार और प्रेम कुमार दो दिग्गज नेता हैं, वो आमने सामने। बस ये है कि कांग्रेस में ये चीज अभी ठीक से उजागर नहीं हो पाई, इसे हम कह सकते हैं, या वो अनुशासन में बंधे हैं उनके नेता या चाह रहे हैं। लेकिन जब टिकटों की लिस्ट घोषित होगी, उस दिन हम लोग ये कहने की स्थिति में होंगे कि वाकई में किस पार्टी में कितना अनुशासन है और किस पार्टी में कितना भीतरघात है और कितनी ज्यादा अंतरकलह यहाँ पर है। दीपक आपको क्या लगता है? ठीक है, हम मान गए दोनों ही रास्तों पर कांटे मिलेंगे, ये तय हो रहा है, जनता को कांटे मिलेंगे, ये भी आप तय मान रहे हैं। और आपने बातों बातों में इशारा ये भी कर दिया है कि भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, वहां पर गंगा थोड़ी ऊपर चली गई है, उत्तराखंड से ऊपर उठकर हिमाचल तक चली गई है, गंगा बह रही है, भ्रष्टाचार की बह रही है। एक मुद्दा आपने उससे पहले चर्चा में कहा था, मुद्दे क्या होंगे, मैं उस सवाल को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करता हूं। दो तरीके के मुद्दे होते हैं किसी विधानसभा चुनाव की, अगर हम बात करते हैं, वहां पर उस राज्य के मुद्दे होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं। राज्य के मुद्दे अगर हम उठाते हैं तो बीजेपी की सरकार है, वहां पर प्रेम कुमार धूमल साहब वहां पर मुख्यमंत्री हैं, तमाम मंत्रियों पर उनके भ्रष्टाचार के आरोप हैं, धूमल साहब खुद आरोपों से घिरे हैं भ्रष्टाचार में। ये मुद्दे हावी होंगे, या केंद्र में यूपीए की सरकार है, केंद्र की यूपीए सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उस पर 2G हो, CWG हो और फिर रॉबर्ट वाड्रा हो, ये तमाम आरोप हैं। अब आप कहां पर, मेरा सवाल आप, मुझे लगता है कि आप बेहतर समझ रहे होंगे कि स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं, इन दोनों तरीके के मुद्दों में से किन मुद्दों को आप हावी पाते हैं हिमाचल में? देखिए, एक आम जनता की तरह अगर मैं सोचूं तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे घर के आगे जो सड़क निकल रही हो एकदम दुरुस्त बनी हो, मेरी गाड़ी वहां पर बिना हिचको खाए चले, मेरे घर में समय पे पानी आता हो, मेरे को बिजली वहां पर मिलती हो, 24 घंटे ना मिले, कम से कम 18 घंटे मुझे बिजली मिले। ठीक है, तो और एक आम जनता की निगाह से मैं बोल रहा हूँ। और धूमल पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके सभी मंत्रियों पर अगर माना आरोप है, तो अगर वो सब जीत जाते हैं लेकिन बाकी उनके पार्टी के विधायक नहीं जीते तो सरकार नहीं बनेगी। यानी कि जिस पार्टी के 35 विधायक जीतेंगे, सरकार वही वहां पर बनाएगा। और एक आम जनता के नजर से अगर हम देखें तो उन विधायकों ने, जो सरकार में शामिल नहीं है लेकिन वो विधायक है उसी पार्टी के जिनके दम पर वो सरकार बनी है, क्या उन विधायकों ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया? क्या उन्होंने वहां पर अपनी क्षेत्र की जनता को बिजली, पानी और सड़क मुहैया कराया है या नहीं कराया है? ये सबसे बड़ी चीज होगी, क्योंकि जनता सिर्फ सरोकार रखती है फिलहाल अपने आसपास की, मेरे आसपास मेरे को सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है। अब बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, ठीक सीधे फौरी तौर पर तो जनता से सीधे वो प्रभावित नहीं करते, लेकिन जब महंगाई बढ़ती है, उस पर टैक्स लादे जाते हैं, तो जनता को समझ में आता है कि घोटाले हुए हैं, सरकारी खजाना लूटा है, अब जिसकी वसूली हमसे हो रही है और जो पैसा हमसे वसूला गया है वही पैसा घोटाले में जा रहा है, तो उसका असर थोड़ा देर में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब चुनाव होता है तो आदमी यही सोचता है कि मेरे क्षेत्र के विधायक ने मेरे मोहल्ले में सड़क नहीं बनवाई या मेरे शहर में सड़क नहीं बनवाई, मेरे शहर में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है, मेरे घर पे पानी नहीं मिल रहा है। जब वो पानी के लिए परेशान होगा, बिजली के लिए परेशान होगा, सड़क के लिए परेशान होगा, तो निश्चित तौर पर उसका वोट उस विधायक के खिलाफ ही जाएगा।
ऐसी स्थिति में जो सामने वाला व्यक्ति है जो दूसरा चुनाव लड़ रहा है उसकी छवि कैसी है, उससे पहले अगर वो चुनाव जीता है तो उसने कितना काम करवाया है, ये मैटर करेगा। यानी कि मैं आपका सवाल को वहीं पर आ रहा हूं कि क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा यहाँ पर मैटर करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे कम मैटर करेंगे, मुझे ये लगता है। और क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात करें तो हिमाचल में भी, हिमाचल बिल्कुल देखिए पहाड़ी इलाका है, कई जगह पर अभी भी विकास नहीं हुआ। अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल की बात करें तो अपर हिमाचल का जो दुर्गम इलाका है वहां पर पहुंचने के लिए सड़कें लोगों के पास नहीं है। वहां पर आज भी लोग सर पे बोझा लेके जाते हैं, आज भी महिलाएं सुबह जंगलों में जाती हैं, खेतों में जाती हैं, शाम को घर आती हैं, बच्चे उनके स्कूल नहीं आ पाते, कई किलोमीटर दूर तक स्कूल है, बच्चे 5-5 किलोमीटर दूर स्कूल में जाते हैं। या शहरों की हम बात कर लें तो घर पर गाड़ी आती है या व्यक्ति खुद छोड़ने जाता है। तो स्थिति हम वहां की अगर देखें, उनके इलाके में कितना विकास हुआ है, उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, ये मैटर करेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जो विधायक अभी जीते हैं इससे पहले भाजपा सरकार के, उन्होंने कितना काम किया, वाकई में अपनी जनता के लिए उन्होंने काम किया या नहीं किया, ये मैटर करेगा। और अगर वाकई में काम नहीं किया तो निश्चित तौर पर उनको अपनी सीट गंवानी पड़ेगी कि राष्ट्रीय मुद्दे थोड़े से यहाँ पर दिगर हो जाएंगे। बिल्कुल। खंडूरी जी, आपने बेहद करीब से देखा है हिमाचल को, आपने विधानसभा चुनाव भी देखे, वहां पर लोकसभा चुनाव भी आपने कवर किए हैं। दीपक कह रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे। ये बात ठीक है, ये सवाल भी आपके पास होगा। एक सवाल और, दीपक ये कहते हैं कि इलाके का विधायक कैसा है, इलाके के विधायक ने उस इलाके में बिजली की व्यवस्था कराई या नहीं कराई, सड़कों की हालत दुरुस्त कराई या नहीं कराई, पेयजल लाइन बिछवाई या नहीं बिछवाई, ये मुद्दा बता रहे हैं दीपक। सवाल यहां पर यह है कि क्या जब वोटिंग मशीन का बटन दबेगा तो जो वोटर होगा वो ये भी सोच रहा होगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने हमें बिजली नहीं दी, बीजेपी की सरकार ने हमें सड़कें नहीं दी। मैं यहाँ पर थोड़ा दीपक एक मिनट खंडूरी से मैं पूछ लूं पहले कि ये मुद्दे भी होंगे। दीपक देखिए, मैं इसमें इतना कहूंगा कि जब वो वोटिंग मशीन में बटन दबाने जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके दिमाग में ये होगी कि जिस सड़क से वो वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचा वो रास्ता कैसा था, उसके घर में बिजली, जब पहले बोल चुका हूं, यानी कि तय उसके दिमाग में वही चीज रहेगी। वो ये नहीं देखेगा कि सरकार ने कितना काम किया, उसके विधायक ने उसके लिए कितना काम किया। जिस सड़क से होकर हम अपने पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं वो हमारे लिए कंसीडर करेगी, वो कंसीडर करेगी। जिस सड़क से रोज वो ऑफिस जाता है, जिस सड़क से रोज वो बाजार जाता है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी मेरे हिसाब से। वो ये नहीं देखेगा कि सरकार ने कितना काम किया, वो ये देखेगा कि उसके इलाके ने कितने, क्योंकि वो एक विधायक को चुनने जा रहा है। एक व्यक्ति सिर्फ एक विधायक को चुनने जाएगा अपने क्षेत्र के, क्योंकि सरकार तो जब सारे विधायक जीतेंगे तभी बनेगी। यानी कि उसके दिमाग में होगा कि मैं किस विधायक को चुनूं, इस बार अगर इसने काम नहीं किया तो मैं दूसरे को चुनता हूं, ताकि शायद वो दूसरी बार जब मैं वोट देने जाऊं तो मेरे को ये अच्छा लगे, फील करूं कि वाकई में इस बार मेरे इलाके में सड़क भी बनी है, बिजली भी आया है, पानी भी आई है। ठीक है, खंडूरी जी क्या कहेंगे आप? ये लोकलाइज मुद्दे जो होंगे, ये इश्यूज होंगे, वो मैटर करेंगे यहाँ पर। देखिए, जहाँ तक विधायक की बात है कि विधायक को देखा जाएगा तो मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे विधायक वहाँ हैं, जैसे गंगूराम मुसाफिर एक विधायक हैं, बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। गंगूराम मुसाफिर कांग्रेस के जी। वो चाहे सत्ता, उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में रही हो या ना रही हो, वो लगातार चुनाव जीतते हैं। और उनके क्षेत्र पच्छाद एक विधानसभा क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को अगर आपको जाएंगे, आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वहाँ का जो पिछड़ापन है उसको देखकर हर कोई दंग रह जाता है, और उसके बावजूद वो जीतते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल सर के बल खड़ी हो जाती है। दीपक की बात नहीं, देखिए तो दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये अपवाद है। दीपक आप बोलेंगे अभी। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊँ आपको कि जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, वो अगर सत्ता पक्ष का है तो निश्चित तौर पर उसे सत्तारोधी रुझान झेलना पड़ेगा। लेकिन जो विपक्ष का, वो हमेशा ही अपने जो मतदाता होते हैं उनके बीच में हमेशा ये बहाना करता है कि भाई सरकार बीजेपी की है, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन छुपाने के लिए एक रास्ता बिल्कुल होता है। निश्चित तौर पर तो बहुत सारे ऐसे बहाने होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें जो स्टेट के मुद्दे होते हैं वो निश्चित तौर पर मायने रखते हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, गैस, कम से कम हिमाचल में गैस का बहुत बड़ा महत्व है। जब से वन कानून बहुत सख्ती से लागू हुआ है, लोगों ने जंगल पर बिल्कुल निर्भरता उनकी खत्म हो गई है। लोग लकड़ी नहीं काटते, चूल्हे के लिए उनको सिलेंडर चाहिए, और सिलेंडर की कॉस्ट जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, उसका खामियाजा निश्चित तौर पर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। दीपक क्या कहेंगे अब आप? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक तो नहीं आपके सामने गंगूराम मुसाफिर का उदाहरण भी है, आप याद रखिए। नहीं, देखिए, ऐसे मैं ये भी कहना चाहूंगा, ऐसे कई सारे लोग हैं, इससे पहले हमने चुनाव में देखा कि जो लोग जेल में बैठ के भी चुनाव जीतते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस इलाके की स्थिति
कैसी है, वहां पर जो मतदाता है उनका मानसिक स्तर क्या है। क्योंकि कई जगहों पे हम देखते हैं कि लगातार व्यक्ति जेल पे भी होता है, चुनाव जीतता है, कोई काम नहीं करवाता, उसके बाद भी चुनाव जीतता है। तो वहां के मतदाताओं को अगर हम देखें, ओवरऑल एक एवरेज हम निकालें, तो कहीं ना कहीं वो लोग सिर्फ जाति या धर्म के आधार पर वहां पर वोट करते हैं। वो लोग वहां पर ये नहीं देखते कि मेरे इलाके में सड़क बनी या नहीं बनी। और लेकिन ये अपवाद बहुत कम होते हैं, मुझे लगता है शायद 5% तक, मैं 5% से भी कम इसको कहूंगा। लेकिन अभी की जो स्थिति आती है, अभी क्योंकि मैंने खुद इस चीज को देखा है, समझा है, मैं क्योंकि मैंने भी मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो अलग अलग राज्यों में मैं भी विधानसभा चुनाव कवरेज किया, तो वहां पर हम सारी चीजें देखी कि लोग यही सवाल होता है कि मेरे इलाके में बिजली नहीं है, मेरे इलाके में पानी नहीं है, मेरे इलाके में सड़क नहीं है, मैं इसको वोट क्यों दूं। और आप भी ने भी इस चीज को महसूस किया होगा, और कहीं ना कहीं नेता भी शायद इस चीज को रियलाइज करते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति सत्ता में हो या ना हो, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं विधायक को अपने क्षेत्र में बम्पर वहां पर काम करवाते हैं, वहां की हर सड़क चमचमा रही होती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर हम लोग ये सारा कुछ नहीं करेंगे तो ये कुर्सी उनके हाथ से जा सकती है। और 5 साल में उनको ये मौका मिलता है, बार बार ये मौका नहीं मिलता। यानी कि 5% तक ऐसे अपवाद हो सकते हैं जहां पर लोग या कहें कि अशिक्षित हैं, बहुत ज्यादा शिक्षित वहां पर नहीं है, सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर वोट डाल रहे हैं, तो वहां पर ऐसी स्थितियां आती हैं। और तमाम ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे भी है कि कई नेता लगातार सालों से जीतते आ रहे हैं। यानी आप ये मान रहे हैं कि ये जो बेहद लोकलाइज मुद्दे होंगे ये बहुत मैटर करेंगे? नहीं, निश्चित तौर अब, और जब से देखिए सारी चीजों कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जब से हम देखते हैं कि अखबार को देखें, पहले सिर्फ नेशनल चैनल हुआ करते थे, उसके बाद रीजनल न्यूज चैनल्स आ गए। अखबार देखें, आज एक जिले में सिर्फ उसी जिले की खबर होती है, दूसरे जिले की खबर नहीं आती। उन मुद्दों को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, इतना ज्यादा हाइप किया जाता है, कई सारे कार्यक्रम जनमंच टाइप के करवाए जाते हैं, जनता को इकट्ठा किया जाता है, तो वहां पर उनका गुस्सा निकलकर सामने आता है कि मेरे इलाके में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। हम लोग ने कई ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं चैनल पे, जब लोगों के हमारे पास फोन आते हैं जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर कि हमारे वहां का विधायक नकारा है, हमारे वहां का सांसद नकारा है, कोई काम इसने नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विधायक और सांसद भी इस बात को समझते होंगे। और पहले की तुलना में ये आज से हम कहूं कि 10 साल पहले की बात करें, 10 साल बाद की स्थिति हम देखें तो काफी फर्क आया है। जहां पहले विधायक निधि खर्च नहीं होती थी, विधायक की सांसद निधि खर्च नहीं होती थी, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं आया है, लेकिन मैं कहूंगा 20 से 30% का यहाँ पर फर्क आया है। अब वो पैसा खर्च होने लगा है, क्योंकि अब उनको डर है कि अगर वो काम नहीं करवाएंगे तो भले ही सरकार उनकी हो या ना हो, कुर्सी उनके पास से खिसक सकती है, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। और आज के डेट में अखबार है, रेडियो है, टीवी है, FM है, तमाम तरह की ऐसी चीजें जहां तक हर चीजें जनता तक पहुंचती है। वो छोटी छोटी गलत चीज करता है वो भी उन तक पहुंचती है, और कोई चीज नहीं करता है तो हिमाचल में तो कम से कम ज्यादा लागू होगा, क्यों खंडूरी जी? निश्चित तौर पर हिमाचल में तो बिल्कुल लागू होगा। और अभी एक खबर आई है कि कांग्रेस के करीब 40 से ज़्यादा सीटें, 49 सीटों पर सहमति बन गई है। तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि शायद कल ये सूची जारी हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर अभी भी देखिए कि कितना ज़्यादा घमासान वहाँ छिड़ा है। केवल 68 में से 49 सीटों पर ही अभी फैसला हो पाया है, 30 से भी कम दिन बचे हैं। बिल्कुल काउंटडाउन ही सब शुरू हो गया, मतलब प्रचार के लिए रह कितने दिन गए हैं। तो ये बात सही है कि हिमाचल के चुनाव में निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दों का बहुत महत्व होगा, क्षेत्रीय मुद्दों का बहुत महत्व होगा। लेकिन इस बार चुनाव में निश्चित तौर पर मैं दावे से कह सकता हूं कि महंगाई भी एक मुद्दा होगा। और वोटर के जहन में ये बात बिल्कुल होगी कि जब वो वोट देने जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको अपनी रसोई का ख्याल तो आएगा ही आएगा कि मेरा जो रसोई का जो सिलेंडर है वो बहुत महंगा हो गया है। एक बार के लिए वो सोचेगा कि मैं इस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दूं या ना दूं। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार, साथ ही साथ मेजर मनकोटिया और वीरभद्र सिंह का भी ख्याल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ इस विशेष में जुड़े रहे। राकेश खंडूरी जी आपका भी शुक्रिया, और दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा में शामिल हुए। यकीनन हिमाचल की जनता बेहद जागरूक है, वो ये जानती है कि प्रेम कुमार धूमल हो, चाहे शांता कुमार हो, या फिर वीरभद्र सिंह हो, या मेजर मनकोटिया हो, ये चारों कह सकते हैं कि जब हाथ मिला रहे हैं तो क्यों मिला रहे हैं। 30 दिन से भी कम का वक्त बचा है, जनता फैसला कर ही देगी, दूध का दूध पानी का पानी वो करेगी ही। फिलहाल इस विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।